हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए यूपीएससी 2024 को क्लियर करने के लिए। अब देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठे प्रिपरेशन हो। ऑलराइट, कभी भी अगर हम साइलोज में प्रिपेयर करते हैं कि 4 महीना प्रीलिम्स को प्रिपेयर कर लिया, 5 महीना मेंस को प्रिपेयर कर लिया, तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन नहीं होती है तो लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। ऑलराइट, तो एक तरीके की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन यूपीएससी को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। अभी देखिए, हम जब प्रिपेयर करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको याद रखने की ज़रूरत है। पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर यू स्टार्ट प्रिपरेशन। ऑलराइट, that we will not prepare in silos, we will have an integrated approach. All right, तो हम simultaneously prelims और mains के लिए पढ़ेंगे। एंड देखिए, बहुत सारा ऐसा सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का जो कम्प्लीटली ओवरलैप करता है। एंड आप प्रीलिम्स के लिए जो भी फैक्ट्स पढ़ते हैं उसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग। सो वाई दैट अप्रोच, है ना। इसीलिए एंड वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस इन केस वी क्लियर प्रीलिम्स। ऑलराइट, तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट तक ऐसा होता है कि इवन व्हेन दे क्लियर प्रीलिम्स, सो इवन देन दे हैव नॉट एटलीस्ट सीन द सब्जेक्ट्स और द जीएस पेपर। तो ऐसा होता है कई लोगों के साथ, दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर मेंस इवन आफ्टर दे क्लियर प्रीलिम्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। सो यू आर क्लियरिंग, सो इफ अ पर्सन इज क्लियरिंग प्रीलिम्स अगेन एंड मेंस की प्रिपरेशन नहीं थी, एंड यू नाउ यू नो कि कितना ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगती है प्रीलिम्स क्लियर करने में। सो बी मेंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर यू क्लियर प्रीलिम्स। ऑल राइट, ये वाली चीज़ है। अब नाउ वी विल मेंटेन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट। देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन को, यूपीएससी एग्जाम को निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज कंसिस्टेंसी। सो यू डेली डिवोट योर 8 आवर्स एनी हाउ टू स्टडीज, है ना। आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली स्टैटिक पार्ट अपना कवर करिए, आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। कंसिस्टेंसी, अब देखिए, बेसिकली एक जो इंसान निकाल रहा है और जो नहीं निकाला है, समटाइम्स पीपल दोज हु हैव नॉट क्लियर्ड आल्सो, उनके उनके में एक ही डिफरेंस होता है कि कंसिस्टेंसी। ऑलराइट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। तो देखिए, हमारा एफर्ट तो पूरा होना चाहिए ना। अब यूपीएससी डेफिनेटली एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन है, बट द पॉइंट इज कि अगर हमारा एफर्ट ही पूरा नहीं होगा तो हम बार बार अटेम्प्ट्स में फंसे रहेंगे। ऑलराइट, कि इस वजह से मेरा नहीं हुआ या उस वजह से नहीं हुआ। अगर जो लक फैक्टर है वो अगर आपको आपके फेवर, अगर लक फैक्टर है, आपको लक फैक्टर एलिमिनेट करना है। ऑलराइट, कि मैंने अपना सारा काम कर लिया, व्हाट इज पॉसिबल, अब नाउ व्हेन लक हैज प्लेड इज थिंग सो इट कैन प्ले, है ना। उसके लिए हम बाद में प्रिपेयर करेंगे, बट देन वी विल मेंटेन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट कि भाई हमारा कुछ नहीं रह गया था, इट वॉज लक इफ इट डिडंट फेवर अस, ठीक है ना। That will be an easy thing, and we will not believe in each and every shortcut thrown at us in the name of the preparation. अब देखिए, बहुत सारे फालतू की टेक्निक, शॉर्टकट्स आजकल बताए जाते हैं, तो वी विल नॉट बिलीव इन दोज इन द नेम ऑफ द प्रिपरेशन। तो देखिए, सुनिए, अगर आपको सुनना है तो यू कैन डेफिनेटली हियर, बिकॉज इट्स नो हार्म इन लेंडिंग एन ईयर। तभी आपको पता चलेगा कि कौन सही बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है। बट देन आफ्टर दैट आपको सिर्फ यही करना है कि यू हैव टू चूज द बेस्ट वे। ऑलराइट, तो ये चीजें हैं जो प्रिपरेशन के पहले ध्यान में रखनी है। नाउ व्हाट, लेट अस डिस्कस मेन स्ट्रैटेजी। अभी देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि एस्से का पेपर है, तो मेक अ पॉइंट टू राइट एस्से एवरी वीक, सो दैट वे इट विल बी अ स्किल that will be generated, and then you will be able to think and relate things and put it on paper. all right, तो अगर आप ये एस्से 52 वीक्स होती हैं, एंड अगर आप हर वीक एक एस्से लिखें, तो देन यू हैव 52 एस्सेज। ऑलराइट, अभी 52 एस्सेज बहुत बड़ी बात होती है। यू कैन कंपाइल अ बुक ऑफ एस्सेज इफ यू राइट 52 एस्सेज। तो हर वीक एक एस्से लिखने की कोशिश करिए, 1.5 घंटे ही तो बैठना है। तो किसी भी संडे, किसी भी सैटरडे, है ना, टेक योर पेन एंड पेपर एंड देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम अपना एस्से लिखने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, दिमाग से बातें नहीं निकलेंगी, इट विल सीम वेरी इरेलीवेंट, इस तरीके की चीज़ें होंगी, बट राइट, है ना। तो जब आपके 4 एसेज हो जाएंगे, आपके 8 एसेज हो जाएंगे, तो बाय द टाइम यू विल नो कि लिखने से आपका कितना स्किल बढ़ गया। ऑल राइट,
तो ये वाली चीज़ है. सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर ऐसे पेपर. येस, ऐसे की और स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, बट दैट इज फॉर अनदर टाइम. दिस इज जस्ट अ यू कैन से a crude structure for the mains examination that we are seeing. And then हमारा GS पेपर है, तो there is a lot of overlap of the GS one with prelims static portion of the syllabus. तो आपका हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, तो इन सब से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं. यू हैव टू इलेबोरेट ऑन देयर. आपके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं. सो एंड समटाइम्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी स्टफ कर दिए जाते हैं उसमें. वाई? बिकॉज इफ यू सी यूपीएससी पेपर 2016, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था अबाउट द साउथ चाइना सी इशू. तो अभी साउथ चाइना सी जो है उसका जो इशू चल रहा था, दैट वाज बेसिकली एन इशू फ्रॉम द इंटरनेशनल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू. बट क्या है कि जो उसका जोग्राफिकल पार्ट था कि साउथ चाइना सी के जो 9 डैश लाइन्स हैं जो वहाँ पे फिशिंग के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, मिनरल्स के लिए है ना. एंड देर इज़ अ एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल ऑल्सो. एंड देन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. एंड देन हाउ देन उसके बाद जो लॉ का पार्ट है कि हाउ अ कंट्री कैन क्लेम एन इंटायर सी. ऑल राइट. तो दीज थिंग्स आर देयर जो उसमें उस पर्सपेक्टिव से हमको दिखानी थी, है ना, इन द फर्स्ट पेपर. तो वो वहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाल देंगे टू सरप्राइज यू. ऑल राइट. तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है. जनरली ऐसा GS2 एंड GS3 द करंट अफेयर्स क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड, बट people are expecting static portion only in GS1, but ऐसा नहीं है. when we are prepared then we are prepared for it. all right. तो ये वाली चीज़ है. now let us see GS2. तो GS2 में क्या है, पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट जो आप उसमें पढ़ रहे हैं. सो व्हेन यू आर रीडिंग फॉर योर प्रीलिम्स, डू कीप इन माइंड कि आपको मेंस भी लिखना है. एंड मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से. सॉरी. मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से. एंड आपको बेसिक्स पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है. देन बहुत सारे एक्ट्स अमेंडमेंट्स, जैसे कि 2017 में आप देखें तो डिसेबिलिटी के एक्ट के ऊपर पूछा गया था, या जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए थे जीएसटी लाने पे, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे उस बारे में पूछा गया था. सो दीज कैन बी आस्क्ड इन दिस पेपर. तो वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे. एक्ट्स और अमेंडमेंट्स, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी राइट्स दी हुई हैं. अब उस राइट्स से रिलेटेड कोई ना कोई एक्ट अमेंड या कोई ना कोई एक्ट बनता ही रहता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप उसको पढ़िए एंड देन सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि उसमें क्या है, एक होलिस्टिक आंसर बना सकते हैं. एंड देन GS3 इज करंट अफेयर्स बेस्ड, बट हैंडलिंग स्टैटिक इज ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज कभी कभी जो GS पेपर है वो वाकई में GS हो जाता है ऑलरेडी. तो उसका ये मतलब है कि इतना जनरल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किसी टॉपिक को लेके, तो ऐसा लगता है कि वी कैन we can read anything under the sun, we can write anything under the sun in that. all right. तो ये वाला GS3 के साथ पार्ट है. एंड GS4 के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इन एथिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. अब देखिए, मोस्ट पीपल when I talk to the students about mains preparation, if they are someone who are clearing prelims and going for mains, तो जो GS4 है, पीपल रीड मोस्टली आफ्टर प्रीलिम्स. बट देखिए, GS4 इज नॉट अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. एक बुक है, यू विल फॉलो वन बुक और वन नोट्स ऑलरेडी. तो आप वो 20 से 30 दिन दे करके वो GS4 का एथिक्स बहुत जल्दी कवर कर लीजिए, सो दैट यू डोंट नीड अगेन, सो दैट यू डोंट नीड टू इट फॉर अगेन एंड अगेन. ऑल राइट. कि सो आप GS4 उसमें कवर कर लीजिए. बिकॉज GS4 कवर करने से क्या होगा कि आपको जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग में फिट हो जाएंगे. तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली टेक अप द एग्जाम्पल फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो आपका एडेड एडवांटेज हो जाएगा उसमें. ठीक है. तो दैट की कॉन्सेप्ट्स व्हेन यू आर रीडिंग. एंड देखिए, GS4 को भी मल्टीपल रीडिंग्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट इज दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, देर इज फिलोसफी, देर इज पॉलिटिकल साइंस. So these are the subjects which need multiple readings, because they are not the ones that can be absorbed in one instance. Why? Because there are a lot of ideas on in them. All right. And GS4 में you can directly write the concepts. uh, कुछ questions तो definitely ऐसे आ जाते हैं जिसमें देखें you can directly write the concepts, but कभी कभी उनका एप्लीकेशन पूछा जाता है. तो फॉर दैट एप्लीकेशन आप सॉफ्टवेयर जनरेट होने दीजिए GS4 का. तो जब भी आप एथिक्स का पेपर पढ़ें, प्लीज स्टक द एथिक्स प्रिपरेशन इन योर मेन 1 year प्रिपरेशन. तो उससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू राइट वेरी वेल इन GS4. ऑल राइट.
नाउ लेट्स सी कि प्रीलिम्स 2024 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स प्रिपेयर करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, हमको स्टैटिक प्रिपेयर करना है, हमको करंट प्रिपेयर करना है और हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्टैटिक प्रिपरेशन में क्या है कि हमको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, वी नीड टू कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट एंड देन वी नीड मल्टीपल रिविजन्स ऑफ दैट। फॉर करंट वी नीड कंसिस्टेंसी बिकॉज आपको डेली का न्यूज़पेपर कवर करना है, और यू हैव टू कवर इट फ्रॉम द करंट अफेयर्स, जो भी पोस्ट हो रहे हैं उससे भी आप कवर कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा होलिस्टिक नहीं रहेगा। यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर बाय योरसेल्फ, ऑलराइट। तो यू नीड कंसिस्टेंसी फॉर दैट एंड यू नीड टू डू डेली वर्क। तो आपको अपने 2 घंटे 3 घंटे शुरू में जितने भी लग रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने को, लगने दीजिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। प्लीज रीड द पेपर, प्लीज रीड द करंट अफेयर्स डेली, प्लीज फॉलो इट एंड देन आपको समझ में आएगा कि ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द ईयर you will be able to do all the questions, है ना। and you will be able to solve tricky questions also because then वो जो trick है वो आपको पता चल जाएगा जैसे that you have read, all right। तो ये वाली चीज़ है एंड धीरे धीरे करके you will develop an eye to pick up what can be asked in the examination। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा that this article is um, this article is important from the examination point of view and then solving questions because daily work is required in these। तो आप क्या करिए, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी 5 to 20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करिए एमसीक्यूज। भले ही वो पुराने पैटर्न के हो। देखिए एमसीक्यूज से क्या होता है, द फैक्ट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स विच यू जो आपके गलत होते हैं या फिर आप उसको जानते नहीं है बहुत अच्छे से, तो उनमें क्या कमियां हैं वो आपको पता चलती हैं क्विजिंग से, ऑलराइट। तो आप ये 5 to 20 एमसीक्यूज डेली करिए। जब आप ये 5 to 20 एमसीक्यूज डेली करेंगे तो देखिए अगर if a person who is doing a 20 MCQ daily, तो उसके 600 questions होते हैं एक मंथ में, and if he is preparing for 12 months, so how many questions he is getting? 70 to 100 questions, and if he is doing test series also, तो 7,000 questions something more, because you will be doing 2 test series each with 35 tests, and that will be at least how much? So you will have at least 7,000 questions. So when you have solved at least 14,000 questions, then how will you not clear prelims, all right? So you will clear prelims by that। तो वो वाला आप जरूर करिए काम, and then skill to complete paper in less time will be there because then you are solving question daily, आपकी daily की practice है, and then and that also less silly mistakes and you will know how to develop logic। आपको मार्केट में जो पड़े हुए वीडियोस हैं कि हाउ टू डेवलप लॉजिक, हाउ टू एलिमिनेट, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑल राइट। तो ये वाली चीज़ है। सो दिस इज हाउ व्हाट इज नीडेड फॉर द प्रीलिम्स। नाउ सी प्लान फॉर रीडिंग द स्टैटिक पार्ट। तो फॉर मी आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपकी जो एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको आपको पढ़ने में हार्डली लगेगा 1 से 2 दिन, ठीक है। So when I studied this NCERT macroeconomics, so I studied this in one day only। तो बेसिकली क्या है कि एक दिन में आप एक बार पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब एब्जॉर्ब नहीं होगा। So that if you do it very fast, so you will be able to complete multiple revision and absorb the more out of it। तो जब देखिए आप नोट्स बहुत अच्छे बना लीजिए लेकिन चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। So when you will absorb by reading again and again, तब आपका काम बनेगा। एंड देन आप मृणाल सर के जो हैंडआउट्स हैं या उनके जो पुराने वीडियोस हैं उनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं आप वो पढ़िए, सो दैट यू गेट टू नो व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग द न्यूज़पेपर, व्हाट आर द इश्यूज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। अब देखिए इकोनॉमिक इश्यूज काफ़ी ब्रॉड हो सकते हैं, इट कैन बी ऑल काइंड ऑफ इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड जैसे फेड टाइटनिंग हो रही थी, है ना। तो फेड टाइटनिंग का क्या मतलब है कि इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक बढ़ा रहा है अमेरिका का। सो व्हेन वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, सो देन मनी इज सक्ड आउट ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी। एंड जब बिकॉज अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, तो व्हेन मनी इज सक्ड आउट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, देन इंडिया में भी स्टॉक मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स में लिक्विडिटी कम रहेगी। और जब इन सब में लिक्विडिटी कम रहेगी, सो देन व्हाट, इंडियन इकोनॉमी विल आल्सो बी अफेक्टेड। तो स्टॉक मार्केट का भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस इज एंड देन अबाउट वेरियस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो इन्विट्स के बारे में पूछ चुकी है। And it has asked on inflation index bonds। So these are all things that government regulate through SEBI, and these are always in news। So you have to read these investment instrument। and then Indian economy के बारे में
कि जैसे कि ऑयल की सप्लाई है, फॉर एग्जांपल देयर इज कुकिंग ऑयल, तो कुकिंग ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, पल्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग देम मोर और वेदर वी आर इंपोर्टिंग देम मोर, ऑलराइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से आ सकते हैं, तो देन आप धीरे धीरे यू विल पिक अप एन आई कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑलराइट। तो ये वाली चीज है। नाउ लेट्स सी पॉलिटी, तो पॉलिटी में यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में पॉलिटी में यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत। नाउ लक्ष्मीकांत में देखिए मे बी पीपल से दैट बेयर एक्ट वगैरह पढ़ना चाहिए एंड वॉट एवर, बट देखिए बेयर एक्ट में जो बातें हैं वो लक्ष्मीकांत में भी वर्बटिम दी हुई है। सो व्हेन यू रीड बेयर एक्ट ऑल्सो, बट क्या होता है ना कि लक्ष्मीकांत में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बेयर एक्ट में कॉन्सेप्ट नहीं दिए हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अमेरिकन सिस्टम कैसा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यू विल नॉट फाइंड इन बेयर एक्ट, ऑल राइट। तो लक्ष्मीकांत जरूर से पढ़िए, प्लीज पढ़िए, है ना। तो एंड देन रीडिंग बेयर एक्ट इज योर चॉइस, बट लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िए। एंड आई विल शो यू कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी लग रहे थे कि लक्ष्मीकांत से आए हैं पॉलिटी के, वो लक्ष्मीकांत से आए हैं। आई विल मेक अ वीडियो सीरीज ऑन दैट। सो दिस इज इट। एंड देन आपको हिस्ट्री मॉडर्न एंशियंट मिडिवल पढ़ना है, बट आई वुड से कि आप एनवायरनमेंट को पहले पढ़िए, है ना। बिकॉज क्या, क्योंकि इसमें भी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए ऐसी चीज़ों से जहाँ से आपको करंट अफेयर्स भी उठाने हैं। सो देर इज बेसिकली सॉरी इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट है जिससे आपको करंट अफेयर्स उठाने हैं, और राइट जिससे आपको करंट अफेयर्स सीखने हैं। सो यू हैव टू डू दैट। तो इतना कर लीजिए एंड देन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। सो आप वो उसको कवर कर सकते हैं। देखिए हिस्ट्री में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में भी मोस्टली कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट इवन ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स आर relevant for the examination। तो आई थिंक इतना पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी पहले करिए, हिस्ट्री को आखिरी में रखिए। ऑल राइट, ऑल्दो हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत होती है, बट आई एम टेलिंग यू अ प्लान जिससे आपको इनफ टाइम रहेगा वो करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो देखिए स्टैटिक का शेड्यूल आप कैसे रख सकते हैं। जून में आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मोरल हैंडआउट्स और हिज वीडियोस कैन बी completed in 1 month along with your current affairs preparation, all right। and then आप जुलाई में पॉलिटी करिए, अगस्त में आप एनवायरनमेंट कर ही लीजिए सो दैट यू आर एबल टू पिक अप एनवायरनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आप दोनों कर सकते हैं 1 मंथ में, बिकॉज उसमें क्या है कि व्हेन यू आर रीडिंग ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, उसको बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं लगता। तो जब आप उसकी मल्टीपल रीडिंग्स करेंगे तो आपको ऑलरेडी फैक्ट्स बहुत सारे जल्दी याद हो जाएंगे। एंड देन इन सितंबर यू कैन डू एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न। देखिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न 1 महीने में, बट देन क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका जो स्पेक्ट्रम है तो ट्राई टू कंप्लीट इट स्पेक्ट्रम विद इन 4 और 5 days। अब मैं नाउ इट विल, आपको लग रहा होगा कि वाई आई एम सेइंग लाइक दिस, बिकॉज जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं ना तो वो आपको कहानी ही बस पता चलती है कि व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस, ऑल राइट। तो हुआ क्या था आपको ये पता चलता है, जो उसके फैक्ट्स हैं, जो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिकली जो कंट्रोवर्सीज हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स है, वो आप जब मल्टीपल रीडिंग्स करेंगे आपको तभी पता चलेगा। तो इसलिए आई वुड से कि पहले एक रीडिंग खत्म कर लीजिए, उसमें आपको तो डू दैट फास्ट, है ना। थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाइए, ऐसा मत करिए कि एक एक दिन में एक एक चैप्टर हो रहा है। डू 4-5 चैप्टर्स इन अ डे, आपको रीड ही करना है, रीडिंग स्पीड बढ़ाइए एंड देन यू कैन डू एंशिएंट एंड मिडीवियल, ऑल राइट। तो ये इतना आप करिए सितंबर में। अक्टूबर में आपका आर्ट एंड कल्चर ही बचा रहता है करने को, करंट अफेयर्स तो आप साथ में प्रिपेयर कर ही रहे हैं इन द अनदर पार्ट ऑफ योर डे। तो देखिए अभी अक्टूबर के बाद से आपके पास कितने महीने बचते हैं, यू गेट अप्रोक्सीमेटली 7 months फॉर रिविजन, बिकॉज नवंबर दिसंबर, all right, and January, February, March, April, and May we will not count. So you get 7 months for revision. Now in 7 months you can revise a lot, because जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो देन तो आपको टाइम लगता है, बट जब आप उसको बार बार पढ़ने लगते हैं तो बिलीव मी यू विल बी एबल टू कवर स्पेक्ट्रम इन अ मैटर ऑफ 4 और 5 आवर्स, ऑल राइट। स्पेक्ट्रम आपका 4 से 5 घंटे में हो जाएगा, एनवायरनमेंट आपका हो जाएगा 2 से 3 घंटे में, अगर आपने उसके मल्टीपल रिविजन कर लिए हैं। सो एंड सो ऑल्सो पॉलिटी आपकी एक दिन में कंप्लीट हो सकती है, एंड इकोनॉमिक्स भी। सो दिस इज हाउ यू रिवाइज। एंड प्लीज आप अगर
हफ्ते में 7 डेज पढ़ रहे हैं तो जो 6th और 7 डेज या फिर सैटरडे एंड संडे तो कीप इट फॉर रिविजन, उसमें नया मत पढ़िए, सो दैट यू कैन रिलैक्स ऑल्सो अ बिट। एंड उन दिनों में आप कुछ आंसर राइटिंग या एसे वगैरह लिख सकते हैं इफ यू वांट टू। एंड आप 5 डेज नया पढ़िए, 2 दिन रिविजन का रखिए, सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज, बिकॉज रिविजन बहुत ज़रूरी है ना। तो सैटरडे संडे वुड बी अ रिविजन डे, सो दिस इज द प्लान। एंड वॉट एल्स नीड टू बी डिस्कस्ड, बहुत सारी चीज़ें अभी भी डिस्कस करनी है, सो विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।